home a luxurious event for you. We could not think of having lectures sitting at home. So I hope आप थके नहीं होंगे। आज थोड़ा सा हमने स्क्विड के बारे में जो कुछ रहता है वो देखते हैं क्या है। रिलैक्स मूड में रिलैक्स कर लें 1 मिनट। Squint or strabismus is a common clinical problem in ophthalmology. और स्क्विंट की काफ़ी सारी किस्में हैं। थोड़ी बहुत अनयूजुअल टाइप्स जो हैं वो आज हम देखते हैं क्या है। कॉप के स्पेशल सिंड्रोम, स्क्विंट के कुछ स्पेशल सिंड्रोम रह गए हैं। We discussed latent squint, concomitant squint, paralytic squint, a few uncommon conditions. A and B patterns of squint. स्क्विंट की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। ऑफ्थल्मोलॉजी है तो आसान, लेकिन स्क्विंट में जब तक मसल्स के एक्शन समझ ना आए तो स्क्विंट समझ नहीं आता। तो अंडरस्टैंड द स्क्विंट we should master the actions of the extraocular muscles. A and B patterns of squint. सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं पता करने गया था कि मेरी आवाज़ भी आप लोगों तक जा रही है कि नहीं जा रही। एनी हाउ he confirmed my voice is reaching to the students. So A and B patterns of squint. A horizontal deviation is different in up gaze versus down gaze. स्क्विंट जो होते हैं ज्यादातर वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, बाहर की तरफ आंख गई है या अंदर की तरफ गई है, तो दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिविएशन। Sometimes the deviation is like that, like A pattern. A pattern means there is more isodeviation और लेस एक्सोडेविएशन इन अप गेज। अगर बंदा ऊपर की तरफ देखता है तो इसोडेविएशन ज्यादा होती है, और अगर नीचे की तरफ देखे तो लेस एक्सोडेविएशन इन अप गेज में मोर इसोडेविएशन। अगर ऊपर देखता है तो इसोडेविएशन आंखें अंदर की तरफ ज्यादा हो जाती है। V pattern is less isodeviation or more exodeviation in up gaze. अगर
ऊपर की तरफ बंदा देखता है तो बी पैटर्न में ईसो डिविएशन कम होती है, एक्सो डिविएशन ज्यादा होती है। यानी ऊपर की तरफ देखने से अगर आंखें बाहर की तरफ ज्यादा हो जाएं तो उसको कहते हैं बी पैटर्न। अगर ऊपर की तरफ देखने से आंखें करीब आ जाएं ज्यादा तो उसको कहते हैं ए पैटर्न। ए पैटर्न ऊपर की तरफ आंखें ज्यादा करीब और नीचे की तरफ बाहर की तरफ। बी पैटर्न इन अप गेज आईज आर अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों आंखें बाहर की तरफ चली जाएं अगर ज्यादा। सेंटर में आप देखते हैं, सेंटर में प्राइमरी पोजीशन है, ये बोथ आईज आर स्ट्रेट। सेंटर में बोथ आईज आर स्ट्रेट। अप गेज में आंखें बाहर की तरफ चली जाएं अगर, तो इस स्क्विंट को कहते हैं बी पैटर्न स्क्विंट। ए पैटर्न अप गेज में आईज करीब आ गई हैं, सेंटर में प्राइमरी पोजीशन और नीचे बाहर की तरफ जरा चली जाती है। ए पैटर्न में अप गेज में आंखें करीब आ जाती हैं। इन दिस पिक्चर आप देख रहे हैं सेंटर वाली तस्वीर में बोथ आईज आर स्ट्रेट। ऊपर की तरफ बंदा देख रहा है तो दोनों आईज करीब आ गई हैं, इसको कहते हैं ए पैटर्न। द पर्सन इज सेम। और जब बंदा नीचे देखता है तो दोनों आंखें दे डाइवर्ज, so this is A pattern type of sketch. This is a B pattern. In up case, the eyes diverge. Eyes diverge. In the center, both eyes are straight. In the lower picture, both eyes are almost straight or near to each other. This is B pattern. B pattern. सेंटर वाली तस्वीर में बोथ आईज आर लुकिंग ऑलमोस्ट स्ट्रेट। इन अप गेज ऊपर की तरफ बंदा देखता है तो आंखें बाहर की तरफ चली गई हैं, राइट आई डाइवर्ज कर गई है। दिस इज ए बी पैटर्न एक्सोट्रोपिया। बी पैटर्न एक्सोट्रोपिया। A and B patterns are usually associated with overaction of oblique muscles. ये A और B पैटर्न जो है ये ओब्लिक मसल्स की ओवर एक्शन की वजह से होता है। मैंने पहले कहा ना कि मसल्स के एक्शन अगर पता चल जाए एग्जैक्टली तो फिर पता चल जाता है कि ये क्या मसला है। सुपीरियर ओब्लिक अगर ओवर एक्ट करता है तो दैट लीड्स टू ए पैटर्न टाइप ऑफ स्क्विंट। इंफीरियर ओब्लिक अगर ओवर एक्शन करता है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, that leads to V pattern type of squints. Oblique overactions are treated surgically. ये अगर A और B पैटर्न है तो इनका इलाज सर्जरी से करते हैं। A and B patterns are treated surgically. In A or B pattern, horizontal rectus muscle insertion can also be displaced surgically. एक तो यह है कि ओब्लिक मसल्स पे सर्जरी की जाए, लेकिन इस बी पैटर्न और ए पैटर्न को ठीक करने के लिए जो लैटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस मसल जो है ना, इनकी सर्जरी करके भी ये ठीक हो सकते हैं। इनकी इंसर्शन को डिस्प्लेस करते हैं मीडियल रेक्टस की और लेटरल रेक्टस की। इंसर्शन ऑफ मीडियल रेक्टस इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स नैरो एंड ऑफ ए पैटर्न। एक ए की तरफ है ना, जो ए है तो ऊपर की तरफ उसकी मीडियल रेक्टस की डिस्प्लेस करेंगे। ए पैटर्न में मीडियल रेक्टस की इंसर्शन अपवर्ड डिस्प्लेस करते हैं और इंसर्शन ऑफ लेटरल रेक्टस इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स ओपन एंड ऑफ पैटर्न। जैसे ये राइट साइड की तस्वीर पे देखेंगे, लैटरल और मीडियल रेक्टस आपको इंसर्शन नजर आ रही है। राइट साइड वाली तस्वीर पर आप देख रहे हैं तो इंसर्शन
ऊपर की तरफ, ये मीडियल रेक्टस की इंसर्शन डिस्प्लेस की गई है ऊपर की तरफ, और लेटरल रेक्टस की इंसर्शन डिस्प्लेस करते हैं टुवर्ड्स द ओपन एंड ऑफ द पैटर्न। ए पैटर्न है या बी पैटर्न। Another syndrome which is important, Doyne's retraction syndrome. Doyne's retraction syndrome, बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन Doyne retraction syndrome ये जरा कॉमन है। ये Doyne retraction syndrome क्या होता है? This is a congenital abnormality. Congenital abnormality. In Doyne retraction syndrome, there is failure of innervation of lateral rectus muscle by a hypoplastic sixth nerve nucleus. Lateral rectus muscle की innervation sixth nerve से है, लेकिन congenitally इसका nucleus hypoplastic होता है और इसकी innervation proper नहीं होती। Lateral then, the lateral rectus muscle is innervated by anomalous innervation from the third nerve. Sixth nerve जो है ना वो हाइपोप्लास्टिक है, या न्यूक्लियस उसका हाइपोप्लास्टिक है, प्रॉपर इनर्वेशन लेटरल रेक्टस को थ्रू सिक्स्थ नर्व नहीं आ रही, तो एनोमलस इनर्वेशन आ रही है फ्रॉम द थर्ड नर्व। लेटरल रेक्टस को थर्ड नर्व नॉर्मली सप्लाई नहीं करती, लेकिन Doyne retraction syndrome में फाइबर्स थर्ड नर्व के लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करते हैं। Doyne retraction syndrome में ये चूंकि कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी है, तो इसके साथ थोड़ा एसोसिएटेड और एबनॉर्मलिटीज भी होती हैं। मिसाल के तौर पर डेफनेस हो जाती है, स्पीच एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, एक्सटर्नल ईयर की एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। आपकी वो जोगी की किताब में शायद इतना थोड़ा ना लिखा हो, बहुत मुख्तसर शायद लिखा हो, तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा जरा बड़ी किताब से आप देख सकते हैं। इसके फीचर जो हैं वो है रिस्ट्रिक्टेड एबडक्शन। Doyne retraction syndrome में रिस्ट्रिक्टेड एबडक्शन होती है। एबडक्शन का मतलब होता है बाहर की तरफ आंख जाना, और दूसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक होता है रिस्ट्रिक्टेड एडक्शन। रिस्ट्रिक्टेड एडक्शन एंड नंबर 3 इज रिट्रैक्शन ऑफ ग्लोब ऑन एडक्शन। जब बंदा अंदर की तरफ देखता है, करीब देखता है, तो दोनों आंखें पीछे की तरफ या एक आंख रिट्रैक्ट कर जाती है, आई ग्लोब जो है वो पीछे की तरफ रिट्रैक्ट कर जाता है। एंड देयर इज आल्सो डेफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जेंस। सो क्लिनिकल फीचर Doyne retraction syndrome में ये है, इसमें फेस टर्न भी होता है। फेस टर्न एक तरफ थोड़ा बंदा टेढ़ा मुंह करके देखता है। टेढ़ा मुंह करके इसलिए देखता है कि बाइनोकुलरिटी अटेन करने के लिए, और सप्रेशन को और एम्ब्लियोपिया को ना होने के लिए, कि ना एम्ब्लियोपिया हो, बाइनोकुलर उसको नजर आए, तो वो थोड़ा सा फेस को टेढ़ा करके देखता है। कंप्लीट और पार्शियल रिस्ट्रिक्शन ऑफ एबडक्शन। एबडक्शन या होती नहीं है या थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होती है। इसी तरह एडक्शन या रिस्ट्रिक्टेड होती है या होती नहीं है। रिट्रैक्शन ऑफ द ग्लोब ऑन एडक्शन, an upshoot or downshoot of the eyeball when the patient adducts the eyes। जब अंदर की तरफ देखता है तो यह आंख ऊपर की तरफ चली जाती है या नीचे की तरफ चली जाती है। ये जाती इस वजह से है कि जो लैटरल रेक्टस मसल है वो भी टाइट होता है, और ग्लोब चूंकि गोल है, जब आंख अंदर की तरफ जाती है तो वो या लैटरल रेक्टस ऊपर की तरफ स्लिप कर जाता है ग्लोब से, या नीचे की तरफ स्लिप कर जाता है। नीचे की तरफ स्लिप करेगा तो आंख ऊपर की तरफ चली जाती है, या ऊपर की तरफ स्लिप करे तो आंख नीचे की तरफ चली जाएगी।
तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ज्वाइंट रिट्रैक्शन सिंड्रोम के। डेफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जेंस, जब हम करीब देखते हैं तो दोनों के कन्वर्ज करती हैं, तो ज्वाइंट रिट्रैक्शन सिंड्रोम में कन्वर्जेंस भी इम्पेयर्ड होती है। ज्वाइंट रिट्रैक्शन सिंड्रोम के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो ज्यादा कॉमन है, उसमें होता क्या, उसमें लिमिटेड या एबडक्शन होती नहीं है, ये लिमिटेड एबडक्शन होती है। एबडक्शन लिमिटेड होती है या होती नहीं है, ये टाइप 1 है, दिस इज कॉमन। दूसरी टाइप में एडक्शन नहीं होती, दूसरी टाइप में एडक्शन नहीं होती। तीसरी टाइप में ना एबडक्शन होती है ना एडक्शन होती है। ये 3 टाइप्स है। तो फर्स्ट जिसमें एबडक्शन नहीं होती वो कॉमन होती है, जिसमें एडक्शन कम होती है वो जरा अनकॉमन है, और जिसमें ना एबडक्शन हो ना एडक्शन हो, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ ज्वाइंट रिट्रैक्शन सिंड्रोम। इफ यू सी केयरफुली दिस पिक्चर, बच्चा जब सामने देख रहा है तो उसकी आंखें स्ट्रेट है, जब राइट साइड पे देख रहा है तो दोनों आंखें राइट साइड पे जा रही है, जब लेफ्ट साइड पे देख रहा है तो लेफ्ट आंख जो है वो बाहर की तरफ नहीं जा रही, एबडक्शन नहीं हो रही, डाइवर्जेंस नहीं हो रही। दिस इज ज्वाइंट रिट्रैक्शन सिंड्रोम ऑफ फर्स्ट टाइप। ज्वाइंट रिट्रैक्शन सिंड्रोम, central picture shows straight eyes, upper picture shows movement of both eyes toward the right side, and lower picture shows movement of the both eyes towards the left side। right eye तो left side पे आप देख रही है, left आंख जो है वो abduction नहीं जा रही है, abduction में नहीं जा रही है, it is not being abducted। So this is a joint retraction syndrome। Another joint retraction syndrome picture, in the center both eyes are straight, in the upper picture the right eye is going on right side, but the left eye is not going to that extent। There is a partial adduction। This is a second type of joint retraction syndrome। लेफ्ट आंख ऊपर वाली तस्वीर में ज्यादा उधर नहीं जा रही जितनी राइट आंख जा रही है। लोअर पिक्चर में दोनों आईज एक जितनी दोनों एक तरफ जा रही हैं, लेफ्ट साइड। सो दिस इज ए सेकंड जिसमें एबडक्शन नहीं होती, ये सेकंड टाइप है ज्वाइंट रिट्रैक्शन सिंड्रोम की। एंड इन द थर्ड टाइप ना एबडक्शन होती है ना एडक्शन होती है। ज्वाइंट रिट्रैक्शन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट आमतौर पर नहीं करते, बिकॉज देयर इज स्लाइट फेस टर्न, और बच्चा या बड़ा उसको अकोमोडेट कर लेता है इस चीज को कि मैंने ऐसे देखना है। इफ देयर इज ग्रॉस एबनॉर्मैलिटी, बहुत ज्यादा स्क्विंट है या बहुत ज्यादा फेस टर्न है, तो उस सूरत में कॉस्मेटिकली हम ऑपरेशन करते हैं। आमतौर पर इस ऑपरेशन सर्जिकली नहीं करते, अगर कोई इंडिकेशन हो तो फिर ही ऑपरेट करते हैं। Another is the Brown syndrome। It is also known as superior oblique tendon sheath syndrome। Brown syndrome, superior oblique tendon sheath syndrome। Involvement of superior oblique muscle। ब्राउन सिंड्रोम में सुपीरियर ओब्लिक मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है, इधर कंजेनिटल और एक्वायर्ड। कंजेनिटल तो कंजेनिटल, एक्वायर्ड में ये होता है कि किसी ट्रामा की वजह से सुपीरियर ओब्लिक का जो शीथ है, जो ट्रोक्लिया है, उसके पास फाइब्रोसिस हो जाता है या कोई भी एब्नॉर्मलिटी हो जाती है। इन ब्राउन सिंड्रोम आईज आर स्ट्रेट इन द प्राइमरी पोजीशन, सीधा देखता है तो आंखें सीधी है। लिमिटेड एलिवेशन इन एडक्शन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, लिमिटेड एलिवेशन इन एडक्शन, आंखें जब अंदर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ नहीं जाती। लिमिटेड एलिवेशन ऑन अप गेज, ऊपर की तरफ देखें तो दोनों आंखें ऊपर की तरफ नहीं जाती। ये सुपीरियर ओब्लिक मसल है, ये पीछे से आता है ऑप्टिक फोरामन के करीब से, और
मीडियल साइड पर एक पुली होती है, वहां से फिर ये पीछे जाता है, पोस्टीरियरली अपर क्वाड्रेंट में ये इंसर्ट करता है। तो इसका जो पुली के करीब जो टेंडन है, इस ब्राउन सिंड्रोम में यहाँ एबनॉर्मलिटी होती है। ब्राउन सिंड्रोम, लिमिटेड एलिवेशन ऑन एडक्शन, राइट आंख जो ऊपर चली गई है, लेकिन लेफ्ट आंख जो है वो एडक्टेड पोजीशन में ज्यादा ऊपर नहीं गई। दिस इज ए ब्राउन सिंड्रोम विद लिमिटेड एलिवेशन ऑन एडक्शन। ब्राउन सिंड्रोम विद लिमिटेड एलिवेशन ऑन अप गेज। सेंटर वाली तस्वीर में बोथ आईज आर स्ट्रेट, नीचे वाली तस्वीर में बोथ आईज आर गोइंग डाउन, एंड इन द upper picture left arm has gone up but the right eye has not gone up. ये up gaze नहीं जा रही। So this is a Brown syndrome। दो characteristics हैं इसके भी आमतौर पर ट्रीटमेंट नहीं करते। मोबियस सिंड्रोम इज ए रेयर एंटिटी, इसलिए ज्यादा इस पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें होता है हॉरिजॉन्टल गेज पॉलिसी। जो गेज का मतलब होता है कि दोनों तरफ एक तरफ जा रही हैं, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, इसको कहते हैं दोनों आंखें जिधर जाएं उसको कहते हैं गेज, राइट गेज या लेफ्ट गेज। इसमें होता है कि बाइलैटरल सिक्स्थ नर्व पॉलिसी। ब्राउन सिंड्रोम में एक तरफ के मसल की सिक्स्थ नर्व जो है वो काम नहीं कर रही थी। इन मोबियस सिंड्रोम दोनों साइडों की सिक्स्थ नर्व जो है वो काम नहीं कर रही, दोनों साइडों को लेटरल एक्सिस काम नहीं कर रही, दोनों आईज। दिस इज ए मोबियस सिंड्रोम। दोनों आंखें अंदर की तरफ हैं और इनको अगर बाहर की तरफ ले जाएंगे तो ये दोनों लेटरल एक्सिस काम नहीं करती। Another condition is the congenital fibrosis of extraocular muscles. Congenital fibrosis of extraocular muscles. फाइब्रोसिस आमतौर पर तो एक्वायर्ड होता है, लेकिन कंजेनिटल भी हो सकता है। So in congenital fibrosis of extraocular muscles, there is bilateral ptosis with restrictive external ophthalmoplegia. ये congenital fibrosis of extraocular muscles है, इसमें दोनों आंखों का ptosis है और आंखों की मूवमेंट नहीं होती। Another condition is the strabismus fixus. In this condition, both eyes are fixed with fibrous tightening of the recti. This is strabismus fixus. दोनों आंखें अंदर फिक्स हुई हुई हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती, इसको कहते हैं strabismus fixus। Another condition is the kinetic strabismus. Kinetic strabismus. This is an abnormal form of strabismus occurs as a result of irritative intracranial lesions. ये स्क्विंट होता है दिमाग के अंदर, इंट्राक्रेनियल लीजन, इरिटेटिव लीजन्स की वजह से होता है। होता क्या है? इर्रेगुलर और ओवर एक्शन ऑफ मसल्स, इर्रेगुलर और ओवर एक्शन ऑफ मसल्स, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, या इर्रेगुलरली रिएक्ट करते हैं या ओवर एक्ट करते हैं, caused by unequal stimulation of nerve centers or nerves। दिमाग के अंदर खराबी है, इंट्राक्रेनियल लीजन है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियाई हैं नर्व्स के, वो उनकी अनइक्वल स्टिमुलेशन होती है। एक तरफ के नर्व जो है ज्यादा स्टिमुलेट हो रही है, दूसरी तरफ की कम हो रही है, से वो मसल भी जिनको वो सप्लाई करती है नर्व, एक तरफ के लेटरल एक्सिस से ज्यादा मसल खींच जाएगा या मीडियल एक्सिस दूसरी तरफ कम खींचेगा। तो ये अनइक्वल स्टिमुलेशन है from the central nervous system by intracranial lesions. For example, in meningitis है, या मेई लीजन जो मिड ब्रेन है, या सेरिबेलम है, या ट्यूमर्स हैं दिमाग के अंदर, ग्लायोमा है, ट्यूबरकुलोमा है, मेनिंजियोमास हैं, तो इनकी वजह से काइनेटिक स्ट्रैबिस्मस होता है। Occurrence of squint during epilepsy। एपिलेप्टिक फिट के अंदर भी किसी को एपिलेप्सी हो तो फिट के अंदर भी उसको स्क्विंट हो जाता है, आंख टेढ़ी हो जाती है ड्यूरिंग दी एपिलेप्टिक फिट। So these are known as kinetic strabismus condition। Kinetic strabismus में अदर जो है the other form, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टिमुलस आ रहा था,
दूसरा होता है स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल देमसेल्व्स। मसल जो है वो जाते खुद उनकी स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल पैरालिटिक स्क्विंट में एक मसल पैरालाइज है तो दूसरा मसल जो उसका अपोजिट है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्पैज्म में चला जाता है। दैट लीड्स टू kinetic type of strabismus or spasmodic type. Paralysis of superior rectus, contraction of inferior oblique, eye suddenly jerks up and in. सुपीरियर रेक्टस की आंख को नीचे की तरफ लेके जाता है और इंफीरियर रेक्टस जो है वो आंख ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो इसकी वजह से जर्की मूवमेंट्स होती हैं इनकी पैरालिसिस की वजह से। Another type of strabismus is the restrictive strabismus. Restrictive का मतलब है कि कहीं रिस्ट्रिक्शन हो रही है। Strabismus due to mechanical restriction of extraocular muscle. मसल जो है आंख के उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, वो किस तरह मूव नहीं कर सकते, मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन। The causes are absent muscle, या एक तरफ का मसल कमजोर है या एब्सेंट है, टाइट और फाइब्रोज मसल है, एक तरफ का मसल टाइट हो गया या फाइब्रोज हो गया, एज इन थायराइड मायोपैथी मायोसाइटिस। तो थायराइड में भी मसल जो है ना वो मायोपैथी हो जाती है। एबनॉर्मल इनर्वेशन, एबरेंट रीजनरेशन ऑफ थर्ड नर्व, तो थर्ड नर्व की एबरेंट रीजनरेशन हो सकती है जिसकी वजह से एबनॉर्मल कंट्रैक्शन होगी मसल्स में। रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रैबिस्मस हो सकता है ऑर्बिटल, ये तो उसकी इनर्वेशन की वजह से था। ऑर्बिट के डिजीजेस, क्योंकि आंख तो ऑर्बिट के अंदर है तो ऑर्बिट का ट्रामा की वजह से है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है या न्यूप्लाज्म ऑर्बिट के अंदर वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं आई मूवमेंट को। मैग्नीट्यूड ऑफ डिग्री ऑफ स्क्विंट इज लेस देन डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो इसमें होता है कि उतनी डिग्री स्क्विंट ज्यादा नहीं होता जितनी रिस्ट्रिक्शन होती है। ट्रीटमेंट इज ऑफ द कॉज एंड टू रिलीव रिस्ट्रिक्शन ऑफ मसल। ये सिम्बलाफ्रान और ट्रिजियम भी रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रैबिस्मस काज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रैबिस्मस ऊपर वाली तस्वीर में देखेंगे तो एक आंख नीचे चली गई है, दूसरी स्ट्रेट है। सामने देखने से पेशेंट सामने देख रहा है, दोनों आंखें स्ट्रेट है, लेकिन राइट साइड वाली तस्वीर में राइट आंख नीचे नहीं जा रही। इसी तरह लोअर पिक्चर में राइट वाली में जो लेफ्ट आंख है, सॉरी राइट आंख है, वो भी नीचे नहीं जा रही। तो दिस इज ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन ऑफ द आई बॉल। ऑकुलर पॉलिसीज, ये थर्ड नर्व पॉलिसी, फोर्थ नर्व पॉलिसी, सिक्स्थ नर्व पॉलिसी, ये अलग टॉपिक है, ये आपको न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजी में पढ़ाए जाएंगे। सो ऑकुलर पॉलिसी में टोटल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, सारी टोटल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया का मतलब है कि सारी नर्व पैरालाइज होगी, आंख बिल्कुल मूव नहीं करती। एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया एंड इंटरनल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया में थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व और सिक्स्थ नर्व ये पैरालाइज हो जाती है। थर्ड नर्व पॉलिसी में क्या होता है, कंप्लीट पैरालिसिस लीड्स टू टोसिस, प्यूपिल डायलेटेड एंड डाइवर्जेंट टाइप, क्योंकि आंख लेटरल एक्सिस काम कर रहा है तो आंख डाइवर्ज हो जाती है, प्यूपिल डायलेट हो जाती है और टोसिस हो जाता है, क्योंकि टोसिस जो है ना लिमिटेड पैरालिसिस सुपीरियरस को थर्ड नर्व सप्लाई करती है। थर्ड नर्व सप्लाई पैरालिसिस हो गया तो लिड नीचे आ जाएगी। फोर्थ नर्व पॉलिसी में रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट। सिक्स्थ नर्व पॉलिसी में आई मूव इनवर्ड्स। ये न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजी में क्रेनियल नर्व पॉलिसी बढ़ाते हैं। What is amblyopia? Amblyopia is the partial loss of vision in one or both eyes in the absence of any pathological findings in the eye. आंख में कोई खराबी नजर नहीं आती, रेटिना ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन एक आंख में या दोनों आंखों में पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है, इसको कहते हैं एम्ब्लियोपिया। इटियोलॉजी, यूनिलैटरल, एक आंख में अगर एम्ब्लियोपिया है यानी एक आंख में अगर नजर कम है तो उसकी वजह ये होती है कंजेनिटल एरर इन विजुअल पाथवेज। विजुअल पाथवेज जो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक रेडिएशन और सारी, इसमें कोई कंजेनिटल एरर हो सकती है। फिजिकल सप्रेशन ऑफ रेटिनल इमेज, कैटरेक्ट हो सकता है या कोई और कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है। इसी तरह कोई की जो फिजिकल सप्रेशन रेटिनल इमेज सही नहीं बनता, उसकी वजह से एम्ब्लियोपिया हो जाता है। हाई रिफ्रैक्टिव एरर्स, बहुत ज्यादा किसको मायोपिया है, हाई मायोपिया है, that also leads to unilateral amblyopia
and of course retrobulbar neuritis leads to unilateral amblyopia. Bilateral amblyopia means दोनों आंखों में नजर कम है लेकिन आंखों में खराबी कोई नहीं है. दिस इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी. टॉक्सिक एम्ब्लियोपिया कहते हैं टोबैको है, अल्कोहल है, क्विनीन है, थिम्बेटोल है. इन दवाइयों की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से दोनों आंखों में नजर कम हो जाती है. दिस इज नोन एज टॉक्सिक एम्ब्लियोपिया. एंड हिस्टेरिया, ब्लेफरोस्पैज्म. ऑफ कोर्स ब्लेफरोस्पैज्म या हिस्टेरिया में पता कहता है कि मुझे नजर नहीं आता लेकिन एक्चुअली नहीं होता, तो हिस्टेरिया होता है. ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैबिस्मस सर्जरी. स्ट्रैबिस्मस थेरेपी जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रैबिस्मस का इलाज करने का मकसद क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है. नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इज रिवर्सल ऑफ सेंसरी डिफेक्ट्स ऑफ स्ट्रैबिस्मस. सेंसरी डिफेक्ट्स ये है कि एम्ब्लियोपिया हो गया है यानी एक आंख में नजर कम आ रहा है, सप्रेशन एक आंख में नजर बिल्कुल यानी सप्रेस कर जाती है, या लॉस ऑफ स्टीरियोप्सिस है. इस चीज को रिवर्सल करने के का ऑब्जेक्ट होता है हम कि इसको एम्ब्लियोपिया को रिवर्स करें या सप्रेशन को रिवर्स करें. सो स्ट्रैबिस्मस सर्जरी का ये एक ऑब्जेक्टिव है. दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है बेस्ट पॉसिबल कॉस्मेटिक अलाइनमेंट ऑफ आईज. दूसरा मकसद या दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम दोनों आंखों को बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, इलाज करके दोनों आंखों को कॉस्मेटिकली स्ट्रेट कर दें. ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है. तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है अचीवमेंट ऑफ बाइनोकुलर सिंगल विजन. जब एक आंख डाइवर्ज या कन्वर्ज करती है, जब स्क्विंट होता है तो बाइनोकुलर विजन नहीं होती, एक ही आंख से बंदा देखता है. तो हमारा मकसद ये भी है कि उसकी बाइनोकुलर सिंगल विजन अटेन कर ले हम. ये भी एक ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैबिस्मस थेरेपी का. The other is the favorable objectives are obtained if treated early, preferably by the age of 2 years. ये जो ऑब्जेक्टिव है इनको हासिल करने के लिए जितनी जल्दी हम इलाज करेंगे, जितनी जल्दी ऑपरेशन करेंगे, उतना ही जल्दी ये ऑब्जेक्टिव हासिल हो सकते हैं. और एज अर्ली एज पॉसिबल 2 इयर्स की एज से अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव हम हासिल कर सकते हैं. सेंसरी रिजल्ट्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन आफ्टर द एज ऑफ 8 इयर्स. जैसे एम्ब्लियोपिया को ट्रीट करते हैं ओक्लूजन से या सप्रेशन को या बाइनोकुलर विजन अटेन करने के लिए, ये 8 साल के बाद ये मकसद फिर हम हासिल नहीं कर सकते. 8 साल की उम्र के बाद फिर सेंसरी रिजल्ट्स नहीं हम हासिल कर सकते. स्ट्रैबिस्मस की नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है. ट्रीटमेंट ऑफ एम्ब्लियोपिया, एक आंख में नजर चूंकि टेढ़ी है, एक आंख उसमें नजर कम है, तो उस एम्ब्लियोपिया को हमने ट्रीट करना है. एम्ब्लियोपिया को ट्रीट करने के लिए ओक्लूजन थेरेपी करते हैं. ओक्लूजन थेरेपी treatment of myopia is done by occlusion of sound eye. यूज ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस, उसकी नजर चेक करते हैं और उसको ग्लासेस एडवाइस करते हैं. कुछ फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स यूज करते हैं और ऑर्थोटिक्स डिपार्टमेंट में. एलिमिनेशन ऑफ एम्ब्लियोपिया इज क्रूशियल इन द स्क्विंट ट्रीटमेंट. कि एक आंख को एम्ब्लियोपिया को ट्रीट करना ओक्लूजन से बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन करने से अगर दोनों आंखों की नजर ठीक हो जाती है तो फिर वो ठीक रहती हैं आंखें, वरना फिर दोबारा स्क्विंट हो जाता है. एम्ब्लियोपिया को अगर ट्रीट कर लें तो फिर सर्जरी की जरूरत कम पड़ती है. सर्जिकल रिजल्ट्स आर मोर स्टेबल इफ गुड विजन इन ईच आई. ओक्लूजन थेरेपी या एट्रोपिन थेरेपी, अगर आपने एम्ब्लियोपिया को ट्रीट कर लिया है, दोनों आंखों की नजर ठीक है, तो सर्जिकल रिजल्ट स्क्विंट के अच्छे होते हैं. Occlusion therapy, sound eye is covered with a patch to stimulate the amblyopic eye. Glasses are also used if refractive error. अगर amblyopic eye में कोई refractive error है उसको भी correct करते हैं. Full time occlusion is the standard initial treatment. जो sound eye है उसको cover करते हैं, जो amblyopic eye है उसको force करते हैं देखने के लिए. Part time occlusion is also used in some cases. Good visual results if occlusion started earlier. जितनी जल्दी occlusion थेरेपी स्टार्ट करेंगे उतने रिजल्ट्स अच्छे आते हैं. 8 साल के बाद occlusion थेरेपी का कोई खास फायदा नहीं होता. Occlusion therapy, one eye is patched.
the left eye is amblyoptic, वो इस बच्चे उससे आप बच्चा देखता है तो वो ऐसा ऐसा नजर इंप्रूव करती है। एट्रोपिन थेरेपी, इफ द चाइल्ड इज इंटॉलरेंट टू पैचिंग, बाद बच्चे वो पैच नहीं लगवाते, आंख बंद नहीं करवाते, उस सूरत में फिर क्या करते हैं, एट्रोपिन थेरेपी करते हैं, एट्रोपिन आई ड्रॉप्स यूज करते हैं। एट्रोपिन this causes cycloplegia and decreased accommodation. साउंड आइज एट्रोपिनाइज्ड, साउंड जो आंख सही है उसमें एट्रोपिन डाल देते हैं और एक कतरा जो है 2-3-4 दिनों के बाद डालते हैं। एट्रोपिन का इफेक्ट जो है ना वो 10 दिन रहता है। एक कतरा आंख में डाल दें एट्रोपिन का तो उसका इफेक्ट जो है ना वो 10 दिन रहता है। पीपल डायलेट रहती है, साइक्लोप्लीजिया रहता है। दिस इज एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप्स। ऑप्टिकल डिवाइसेस, एम्ब्लियोपिया को या स्क्विंट को ट्रीट करने के लिए आप करेक्शन करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर की। अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर है तो आप उसको ग्लासेस एडवाइज करते हैं टू प्रोड्यूस क्लियर रेटिनल इमेज लीडिंग टू नेचुरल फ्यूल मैकेनिज्म। आप उसको अगर एनक नहीं लगाएंगे तो उसको धुंधला नजर आता है, धुंधला नजर आने से वो उसका सिलेबस ठीक नहीं होएगा, तो आप उसको ग्लासेस एडवाइज करें। या फिर प्रिज्म एडवाइस करते हैं, अगर तो पैरालिटिक स्क्विंट्स टाइप्स में प्रिज्म यूज करते हैं, यूज टू एलिमिनेट डिप्लोपिया, आल्सो यूज प्रीऑपरेटिवली, टेम्परेरी भी होता है, परमानेंट भी होते हैं। ये फ्रेस्नेल प्रिज्म है, ये बहुत बारीक सी थिन मेम्ब्रेन होती है और ये आंख के ऊपर ऐसे काट के चिपका लेते हैं ये ग्लास के ऊपर, तो या आई ग्लास ही ऐसे बनाते हैं जिसके अंदर प्रिज्म इनकॉर्पोरेट होता है। Miotics are also used, ecothiophyte or pilocarpine used as short-term measure if child does not wear spectacles. अगर बच्चा ऐनक नहीं लगाता तो फिर आपने पाइलोकार्पिन ड्रॉप्स यूज करते हैं और ये उस कंडीशन में यूज करते हैं जहाँ अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस रेशो टू अकोमोडेशन ज्यादा होती है, इसलिए रेशो ज्यादा होती है, यानी अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस ज्यादा होती है अकोमोडेशन से। जब हम अकोमोडेट करते हैं तो आपके अंदर की तरफ जाती है, अकोमोडेट कन्वर्जेंस होती है। तो ये एक कंडीशन है जिसमें अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस जब ज्यादा हो उस सूरत में ये पाइलोकार्पिन ड्रॉप्स खासकर यूज करते हैं। व्हाट इज नियर रिफ्लेक्स? नियर रिफ्लेक्स होती है, नियर रिफ्लेक्स में जब आप करीब देखते हैं तो मेयोसिस हो जाता है, पीपल कंसिस्ट कर जाती है, अकोमोडेशन होती है और कन्वर्जेंस होती है। दिस इज द नियर रिफ्लेक्स in which there is meiosis, accommodation and convergence. This is a pilocarpine hydrochloride ophthalmic eye drops. Botulinum toxin भी यूज करते हैं, इंजेक्शन गिवन इन द एंटागोनिस्ट मसल ऑफ पैरालाइज। एक आंख का मसल एक तरफ का लैटरल रेक्टस पैरालाइज हो गया है तो ये मीडियल रेक्टस में बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं टू एलिमिनेट डिप्लोपिया। और आंख पे क्योंकि वो आप जो ज्यादा मसल काम कर रहा है मीडियल रेक्टस, उसमें आप इंजेक्शन कर देती है, वो टेम्परेरीली वो भी पैरालाइज हो जाता है तो आंख सीधी हो जाती है, तो दिस लीड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ डिप्लोपिया। बोटुलिनम टॉक्सिन बोटोक्स के नाम से इंजेक्शन आता है तो ये यूज करते हैं पैरालिटिक स्क्विंट में। ये बोटुलिनम टॉक्सिन या बोटोक्स ये चेहरे की झुर्रियां ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिकली यूज करते हैं। चेहरे में झुर्रियां जिनके पड़ जाती हैं उनको ये बोटोक्स इंजेक्शन लगाते हैं। और ब्लेफरोस्पैज्म एक कंडीशन है उसमें भी बोटुलिनम टॉक्सिन यूज करते हैं। ब्लेफरोस्पैज्म, दोनों आंखें जब बंदा क्लोज करता है तो ब्लेफरोस्पैज्म हो जाए तो उसमें भी बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन यूज करते हैं। ऑर्थोप्टिक्स, ऑर्थोप्टिक डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं ऑर्थोप्टिस्ट। Orthoptist in the orthoptic department is very helpful in the diagnosis and pre-operative treatment of squints. Orthoptic department हमारे यहाँ नहीं है, फिर वेल एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट है मेरे हॉस्पिटल में, वहाँ ऑर्थोप्टिस्ट हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट या प्री ऑपरेटिव असेसमेंट स्क्विंट के केसेस में। वो इवेल्युएट करती हैं फ्यूजनल पोटेंशियल और एम्ब्लियोपिया को ट्रीट करते हैं। ऑर्थोपेडिक एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं, उनके पास वो
आई एक्सरसाइज ऑर्थोपेडिक्स में डिपार्टमेंट में आई एक्सरसाइजेस कराते हैं। ये एक्सरसाइजेस फॉर कन्वर्जेंस डिसऑर्डर, किसी को कन्वर्जेंस नहीं हो रही तो ये ऑर्थोपेडिस्ट जो वो कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस कराते हैं। एब्लायोस्कोप से एम्ब्लोपिया ट्रीट करते हैं। व्हाट इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्क्विंट? Recession and resection, as you have already know about the recession and resection. A muscle is weakened by recession and strengthened by resection. Superior oblique strengthening by tucking its tendon. Inferior oblique weakening by recession or myectomy. Recession और resection आप जानते हैं। तो इस पेशेंट में आप राइट तस्वीर को देखेंगे तो राइट आई इज डाइवर्जेंट, और इसमें ऑपरेशन ये किया है कि राइट आई चूंकि डाइवर्जेंट है तो लैटरल रेक्टस राइट आई का उसको रिसेस करते हैं, उसको पीछे लगाते हैं और मीडियल रेक्टस को रिसेक्ट करते हैं। इसका राइट साइड राइट लैटरल रेक्टस को रिसेशन किया है और राइट मीडियल रेक्टस को रिसेक्ट किया है, और ऑपरेशन के बाद आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये बोथ आइज आर स्ट्रेट। सुपीरियर ओब्लिक, ये मसल जा रहा है पीछे से, ओरिजिन और इंसर्शन आपको नजर आ रही है। तो सुपीरियर ओब्लिक टेंडन को अगर आपने स्ट्रेंथन करना हो तो ये टकिंग करते हैं, उसका जो टेंडन है उसको ऐसे पकड़ के उसको बांध देते हैं, यानी मसल टेंडन छोटा हो जाता है तो वो स्ट्रेंथन हो जाता है सुपीरियर ओब्लिक पॉलिसी वगैरह में। सर्जिकल ट्रीटमेंट और ए और बी फिनोमेना आपने पढ़ लिया है। शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ मसल अटैचमेंट एज एन A and B pattern. Torsional effect can also be increased or decreased by the insertion displacement of the median and lateral recti. ये प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी ने A and B पैटर्न। प्रिंसिपल सर्जरी का ये है, लैटरल रेक्टस की इंसर्शन को V पैटर्न में, V पैटर्न अगर है तो लैटरल रेक्टस की इंसर्शन को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, और अगर A पैटर्न है तो उसमें मीडियल रेक्टस की इंसर्शन को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं। वीकनिंग प्रोसीजर कौन कौन से हैं? रिसेशन, आज यू नो कि मसल की इंसर्शन को पीछे करके लगाते हैं, दिस इज रिसेशन, दिस इज वीकनिंग प्रोसीजर। The other weakening procedure is the marginal myotomy, and the other procedure is the myectomy. Myotomy मसल को काट देते हैं थोड़ा, और myectomy पूरा मसल को काट देते हैं। और another procedure of weakening procedure is the posterior fixation suture. Strengthening procedure होते हैं resection, मसल को काट के उसका एक पीस निकाल के फिर वही लगाते हैं, इसको कहते हैं resection. This is the strengthening procedure. The other procedure of strengthening is the tucking of the muscle, and the other is the advancement of the insertion. Hammersheim and Jensen procedures you know they are done in paralytic squints. This is the recession procedure. ओरिजिनल इंसर्शन से उसकी इंसर्शन को पीछे ले गए हैं एक्स्ट्रा अकुलर मसल की, दिस इज ए रिसेशन प्रोसीजर। मार्जिनल मायोटोमी वीकनिंग प्रोसीजर है, ये मसल को थोड़ा सा उधर से काट देते हैं, थोड़ा सा उधर काट देते हैं, दरमियान से में रहने देते हैं, तो ये अब मसल थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये मसल वीक हो जाएगा। दिस इज ए वीकनिंग प्रोसीजर नोन एज मार्जिनल मायोटोमी। दिस इज ए फेडन पोस्टीरियर फिक्सेशन सूचक। इंसर्शन वही की वही है, और मसल को आई बॉल के साथ थोड़ा पीछे करके स्टिच के साथ फिक्स कर देते हैं, तो ये मसल वीक हो जाता है क्योंकि उसकी पुल इतनी नहीं रहती, पुल कमजोर हो जाती है। दिस इज ए वीकनिंग प्रोसीजर। दिस इज ए स्ट्रेंथनिंग प्रोसीजर, रिसेक्शन ऑफ द मसल का एक पोर्शन बीच में से काट के उसको अपनी ओरिजिनल इंसर्शन पे लगा देते हैं। दिस इज ए रिसेक्शन प्रोसीजर फॉर स्ट्रेंथनिंग। दिस इज टकिंग और प्लाइकेशन, मसल को सूचर से
करके वो उसकी ओरिजिनल इंसर्शन पे पुल करके लगा देते हैं। तो ये दिस इज टकिंग और प्लाइकेशन, एक मसल का फोल्ड बन जाता है। दिस इज स्ट्रेंथ इन मसल, छोटा हो जाता है एंड बिकम्स, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। Then are the adjustable sutures used in squint surgery? They are used when precise outcome is essential. जब आप, हर बंदा कहता है कि मेरा स्क्विंट का ऑपरेशन बिल्कुल आंखें सीधी होनी चाहिए, तो उस सूरत में एडजस्टेबल सूचर्स यूज करते हैं। अदर इंडिकेशन इज सच एज सिस्टर पाल्सी, एडल्ट एक्सोट्रोपिया और री ऑपरेशन। ये इंडिकेशन हैं एडजस्टेबल सूचर्स की। मेन कंट्राइंडिकेशन इज अनकोऑपरेटिव यंग पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली आपके सूचर्स को री एडजस्ट करना होता है, तो अगर पेशेंट अनकोऑपरेटिव है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मसल आर सूचर्ड, मसल सूचर्ड आर टाइटन्ड और स्लैकेंड अकॉर्डिंग टू द ओकुलर अलाइनमेंट ऑन फर्स्ट ऑपरेटिव डे। आज ऑपरेशन किया है तो अगले दिन देखते हैं कि आंखें सीधी हैं कि नहीं है। अगर सीधी नहीं होगी तो आप मसल्स को या सूचर को या लूज करते हैं या टाइट करते हैं। ये एडजस्टेबल सूचर्स हैं। अगर आपने टाइटन नहीं करना, अगर आंखें सीधी नहीं है तो या तो आप मसल को लूज कर देंगे, उसकी नाट जो है स्लिप नाट लगी होती है, या लूज कर देंगे या टाइट कर देंगे। आंख सेकंड ऑपरेशन डे पे आंख सीधी करते हैं और सूचर को फिर फुल टाइट बंद कर देते हैं। These are adjustable sutures used for in some conditions when you want to be sure कि भी बिल्कुल आंखें सीधी करनी है। And thank you very much. This is Avicenna Medical College waiting for you anxiously. So try to come to Avicenna College, Medical College as soon as possible. Thank you very much. God bless you.